हम देख रहे हैं कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, मल्टी अलाइनमेंट की फॉरेन पॉलिसी, ये इस समय काम कर रही है। और अभी जो नया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, विश्व मित्र, तो ये वही फॉरेन पॉलिसी है। इसमें एक मीडिएटर के तौर पे भारत का क्या रोल है? देखिए, इस विजिट में क्या हुआ कि एक भारत का जो पोस्चर रहा था युद्ध के दौरान, एक पॉजिटिव न्यूट्रलिटी आप उसको कह लें, उससे आगे बढ़कर भारत ने तैयारी जताई है कि हम एक एक्टिव पीस मेकिंग डिप्लोमेसी के लिए तैयार हैं। आप वहाँ राजदूत रह चुके हैं, तो पोलैंड और भारत का जो रिश्ता है वो क्या है और पोलैंड क्यों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है? नमस्कार, स्वागत है आपका गोलमेज के इस नए अंक में। और आज हमारे साथ जो पैनल पे दो खास मेहमान हैं, हमारे साथ हैं एम्बेसडर अजय बिसारिया और साथ ही जुड़ रही हैं शायरी मल्होत्रा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। कुछ ही दिनों पहले की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के दौरे पे थे और उसके साथ साथ वो यूक्रेन भी गए। और जब मोदी 3.0 की शुरुआत हुई थी तो हमें याद है कि जो पहला द्विपक्षीय दौरा था उनका, वो रूस का था। और उस वक्त में इसको लेकर आलोचनाएं भी हुई थी, फॉरेन प्रेस में भी कई तरह की टिप्पणियां आई थी। यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने भी इसके ऊपर टिप्पणी की थी कि युद्ध के बीचों बीच रूस का दौरा जो है, इसका क्या मतलब है। अब जब प्रधानमंत्री यूक्रेन गए हैं तो ये भी सवाल उठ रहे थे कि यूक्रेन का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है, इसके इस वक्त मायने क्या हैं, क्या ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। तो ये तमाम सवाल हैं जिनके कई जवाब अलग अलग विश्लेषकों ने दिए हैं। और साथ साथ पोलैंड का दौरा, पोलैंड की अहमियत क्या है भारत के लिए, तो ये कुछ सवाल हैं जिसके ऊपर गोलमेज के इस एपिसोड पे हम चर्चा करेंगे। यूक्रेन से शुरुआत करती हूँ मैं। यूक्रेन का जो दौरा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो एक ऐसे वक्त में हुआ जब ये युद्ध जारी है। 2.5 साल हो चुके हैं इस युद्ध को और इसके थमने का, इसके खात्मे का कोई संकेत नहीं मिलता। रूस वो पहले जा चुके थे प्रधानमंत्री, अब जब वो यूक्रेन गए हैं तो उस पर कई बातें थीं। एक तो ये भी कि इस समय इसकी अहमियत क्या थी, युद्ध के बीचों बीच जब वो यूक्रेन जाते हैं, ज़ेलेंस्की से मिलते हैं, गले मिलते हैं। उसके पहले वो पुतिन से भी मिले जब पहले दौरा हुआ। तो कितनी इम्पोर्टेंस रही यूक्रेन के इस दौरे को और इसे कैसे देखा जाए 2.5 साल के इस युद्ध के बीच का ये दौरा? यूक्रेन की जो यात्रा है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके कई कारण हैं। और मैं कहूँगा कि इसको हमें देखना चाहिए एक टोटलिटी में कि मोदी 3.0 जब नई सरकार आई, उसके बाद मोदी का पहला दौरा G7 एक सम्मेलन में हुआ, जहाँ पे सब G7 के नेता मौजूद थे, ज़ेलेंस्की भी वहाँ मौजूद थे। उसके बाद जुलाई में दौरा हुआ रूस का, वहाँ पुतिन से मुलाकात हुई और इस युद्ध के बारे में भी विस्तार में बात हुई। और उसके बाद फिर ये दौरा आया जो पोलैंड गए और यूक्रेन गए और ज़ेलेंस्की से विस्तार में युद्ध के बारे में बातचीत हुई और कई सार्वजनिक रूप से कमेंट्स भी दिए गए। और उस आने के बाद मोदी की बात हुई बाइडेन से, क्योंकि यूएस एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर है इस युद्ध में। और उसके बाद पुतिन से भी बात हुई। तो पहले पुतिन से बात हुई ज़ेलेंस्की की बातचीत से पहले, और उसके बाद भी हुई, एक तरह से आप उसको डीब्रीफिंग मांग लें। और अब आगे इस महीने में मोदी का दौरा होगा यूनाइटेड स्टेट्स का, वहाँ बातचीत होगी बाइडेन से। और उसके बाद ब्रिक्स का एक दौरा होगा जहाँ लगभग कंफर्म्ड है कि बातचीत होगी, उसमें भी पुतिन से। तो मेरे ख्याल से ये एक भारतीय कूटनीति में एक नए दौर को दर्शाता है कि एक आप रिस्क टेकिंग करें और पीस मेकिंग करें, एक शांति की स्थापना के लिए भी आप प्रयास करें और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में भी आप प्रयास करें, क्योंकि आप भी एक स्टेक होल्डर हैं। भारत की जो ग्रोथ है उस पे थ्रेट आ सकती है अगर ये युद्ध चलें बहुत देर तक। तो इसमें एक जियोपॉलिटिकल संतुलन की बात तो अवश्य है, मगर उसके अलावा भी कई उद्देश्य थे। एक कि युद्ध विराम की किसी तरह से बात हो, और दूसरा बातचीत हो एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ग्लोबल साउथ के,
क्योंकि भारत एक तरह से उभर के आ रहा है ग्लोबल साउथ की आवाज़ के रूप में, और मोदी इस बारे में एक क्रेडिबिलिटी के साथ ग्लोबल साउथ की बात कर सकते हैं, क्योंकि जोड़ दूं कि इस हिसाब से हम चीन से अलग हैं। जब ग्लोबल साउथ की आवाज़ की बात करते हैं और जब रूस और यूक्रेन को लेकर बात हुई कि कैसे भारत और चीन की अलग नीति है यूरोप और अमेरिका और दूसरे देशों के मुकाबले, और जिसको लेकर आलोचना पर भारत ने अपनी एक अलग हमेशा पोजीशन बना के रखी है कि इंडिपेंडेंस है, लेकिन चीन से हम अलग हैं। बिल्कुल चीन से अलग हैं आप दो स्तर पे। एक तो आपका जो पोजीशनिंग है, पोस्चर है, वो अलग है। दूसरा, आपके पास विश्वास है, ट्रस्ट है दोनों पक्षों का। चीन आज देखा जाता है रूस का बहुत करीबी दोस्त, और वेस्ट में पश्चिम में बहुत ही डाउट है कि चीन एक ऑनेस्ट ब्रोकर रोल प्ले कर सकता है। मगर भारत की पोजीशनिंग ऐसी है कि दोनों तरफ एक विश्वास है भारत का पर कि एक भारत एक भूमिका निभा सकता है। शायरी, आपको क्या लगता है कि कितना महत्वपूर्ण था यूक्रेन का ये दौरा एक ऐसे समय में जब 2.5 साल से वहाँ पर युद्ध है, और जहाँ तक भारत का स्टैंड रहा है, भारत ने एक स्ट्रेटेजिकली इंडिपेंडेंट पॉलिसी वहाँ पर अपनाई है, और ये दिखाया भी कि चाहे वो रूस हो चाहे वो यूक्रेन हो, हम युद्ध नहीं चाहते, दोनों से बात कर सकते हैं। लेकिन नगमा, पहले तो आप टाइमिंग देखिए ये विज़िट की। यूक्रेन का इंडिपेंडेंस डे था, तो ये समय चुनकर भारत ने एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल सेंड किया है कि वो यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को सपोर्ट करता है। और हमने देखा है कि जब से ये जंग फरवरी 2022 में शुरू हुई, तब से लेकर आज तक एक काफ़ी मुश्किल समय रहा है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए भी, क्योंकि एक तरफ से भारत के मजबूत ताल्लुकात रशिया के साथ हैं, दूसरी तरफ से भारत के तेज़ी से बढ़ते हुए ताल्लुकात वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ है, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो, या फिर EU के कंट्रीज़ हो। और हमने देखा था कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया गए थे जुलाई में, तभी काफ़ी बैकलैश हुआ था इंडिया के और US ऑफिशियल्स ने विज़िट को कंडेम किया था। अमेरिका के जो एम्बेसडर है दिल्ली में, उन्होंने भी एक क्रिटिकल स्टेटमेंट पास की थी। और ज़रूर ये जो विज़िट के ऑप्टिक्स थे रशिया वाले विज़िट के, वो थोड़े नेगेटिव भी थे, क्योंकि एक तरफ से नेटो का 75वां समिट हो रहा था वॉशिंगटन DC में, दूसरी ओर रशिया ने एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल को बॉम्ब किया था यूक्रेन में। तो लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि ये जो यूक्रेन की यात्रा है, उसे सिर्फ ये नज़रिए से देखना कि भारत अपने वेस्टर्न पार्टनर्स को बहलाने की कोशिश कर रहा है, ये मैं कहूँगी एक काफ़ी सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होगी इंडियन फॉरेन पॉलिसी की। इनफैक्ट जब से ये जंग शुरू हुई है, तब से इंडिया की जो पोजीशन रही है, ये यात्रा भी उसी पोजीशन के सहमत में थी। इंडिया ने लगातार डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात की है। इंडिया ने लगातार जो असर ये जंग का पड़ रहा है डेवलपिंग देशों के ऊपर, इसके बारे में बार बार बात की है। इंडिया ने लगातार ये भी कहा है कि वो यूक्रेन की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी है, उसका वायोलेशन जो है कंडोन नहीं करता। तो ये जो यूक्रेन की यात्रा है, ये यात्रा भी इसी प्रिज्म के थ्रू देखनी चाहिए। जो भारत की ओवरऑल पोजीशन रही है, जो एक एक्टिव न्यूट्रलिटी की पोजीशन है, उसके थ्रू देखनी चाहिए। और हम देख रहे हैं कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, मल्टी अलाइनमेंट की फॉरेन पॉलिसी, ये इस समय काम कर रही है। और अभी जो नया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं विश्व मित्र, तो ये वही फॉरेन पॉलिसी है। रही बात एक सेकंड के लिए अगर हम जंग को भी साइड में रखें, तो ये यात्रा इंडिया यूक्रेन बायलैटरल रिलेशंस के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि ये पहली यात्रा थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की यूक्रेन में, जब से यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट देश 1991 में बना है। और हमने देखा है कि पिछले 2-2.5 साल में काफ़ी हाई लेवल इंटरेक्शंस हुई है इंडिया और यूक्रेन के बीच में। प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी काफ़ी बार मिले हैं। एम्बेसडर ने इसका जिक्र किया था कि वो G7 समिट पे भी मिले, बाकी फोरम्स में भी बातचीत हुई है। दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स का भी इंटरेक्शन हुआ है। और इस विज़िट के दौरान 4 अग्रीमेंट साइन किए गए हैं इंडिया और यूक्रेन के बीच में, कल्चर, एग्रीकल्चर, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और फार्मास्यूटिकल्स में। और बाकी भी एरियाज़ है कोऑपरेशन के। फॉर एग्जांपल जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर है डिमिट्रो कुलेबा, उन्होंने कहा था कि जब ये जंग ख़त्म होगी तब यूक्रेन वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट बन जाएगी।
तो ये एक अपॉर्चुनिटी है इंडियन बिजनेसेस को यूक्रेन के रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन में हिस्सा लेने का। डिफेंस कोऑपरेशन भी एक एरिया है जो एक्सप्लोर किया जा सकता है, क्योंकि दोनों यूक्रेन और भारत अपनी डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को मॉडर्नाइज करना चाह रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये एरिया जब ये जंग ख़त्म होगी तभी टेक ऑफ हो पाएगा। तो आई थिंक काफ़ी ये विज़िट काफ़ी महत्वपूर्ण रही है और काफ़ी सब्सटेंस भी लाई है ये विज़िट। तो सिर्फ इस हिसाब से, जैसा आपने भी कहा कि सिर्फ इस चश्मे से नहीं देख सकते कि वहाँ पे भारत जो गया, मतलब प्रधानमंत्री गए, तो वो इसलिए गए क्योंकि वो पहले रूस गए थे और अब वो अपने वेस्टर्न पार्टनर्स को खुश करने के लिए यूक्रेन भी जा रहे हैं, या सिर्फ ये एक बैलेंसिंग एक्ट है? तो आप दोनों से एक एक करके सवाल कि ये जो दौरा था प्रधानमंत्री का, इसकी अपनी अहमियत है, शायरी ने इसके बारे में काफ़ी कुछ डिटेल्स बताया, पर इसमें एक मीडिएटर के तौर पे भारत का क्या रोल देखते हैं? ऑल्सो भारत का जो एक स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस की पॉलिसी भारत ने अपनाई है, वो यूक्रेन के इस दौरे से और ज़्यादा कैसे उजागर होती है? सिर्फ कोर्स करेक्शन नहीं रहा पीएम मोदी का जो ये दौरा था यूक्रेन का, क्योंकि वो पहले रूस गए थे, और एक पोटेंशियल मीडिएटर इस कॉन्फ्लिक्ट में के तौर पे भारत क्या रोल अदा कर सकता है? देखिए, इस विज़िट में क्या हुआ कि एक भारत का जो पोस्चर रहा था युद्ध के दौरान, एक पॉजिटिव न्यूट्रलिटी आप उसको कह लें, उससे आगे बढ़कर भारत ने तैयारी जताई है कि हम एक एक्टिव पीस मेकिंग डिप्लोमेसी के लिए तैयार हैं, कि शांति की स्थापना के लिए अपनी कूटनीति को हम थोड़ा बदल सकते हैं और हम तैयार हैं। तो इस विज़िट में दोनों पक्षों को कहा गया कि भारत तैयार है, जो भी अगर भारत को आगे बढ़ के और कोई रोल प्ले करना है, मगर शर्त रहेगी कि दोनों पक्ष भारत से ये रिक्वेस्ट करें कि भारत आगे आके एक पीस मेकिंग का रोल प्ले करे। और पीस मेकिंग के भी कई स्तर हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक पीस समिट कराएं। अगर आपने दोनों पक्षों से, सभी स्टेक होल्डर्स से बातचीत करी, जैसे यूएस से भी बात करी, और सभी को एक शांति का संदेश दिया, और उसके बाद आपने दोनों पक्षों को आपस में एक दूसरे की मैसेज भी भेजी कि पुतिन का ये कहना है, आपने ज़ेलेंस्की को कहा और ज़ेलेंस्की का क्या कहना था वो आपने पुतिन को फ़ोन पे बताया, तो ये भी एक पीस मेकिंग का पहला स्तर है। आगे जाके मेरे विचार में कुछ समय लगेगा, क्योंकि अब युद्ध के मैदान में युद्ध और बढ़ गया है। तो शायद यूएस इलेक्शन जब हों नवंबर में, उसके बाद एक और इम्पल्स मिलेगा इस युद्ध को समाप्त करने का, और उस समय भारत को रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि भारत आगे बढ़ के और एक सक्रिय भूमिका निभाए। और उस समय हमारे पास कई ऑप्शंस रहेंगे कि क्या आप एक मंच दें, कि आप दोनों पक्षों को बुलाएं, आइए गोवा आइए और बातचीत करिए आपस में, हम बीच में नहीं पड़ेंगे, आपको जो भी समझौता हो सके उसको करिए, या हम एक और ये ग्लोबल पीस समिट करें जिसमें हम और लाइक माइंडेड देशों को बुलाएं, जैसे तुर्की है और इस तरह के और स्विट्ज़रलैंड वगैरह देशों को बुलाएं और एक समिट करें यहाँ पे, जिसमें हमारी शर्त ज़रूर ये रहेगी कि रूस भी हो उस गोल मेज़ पे, यूक्रेन भी हो। तो ये संभावनाएं हैं भविष्य में। इस समय भारत ने एक भूमिका निभाई और आगे बढ़ा और ये कहा कि हम आगे भी एक भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। तो एक तरह से ये ग्राउंड वर्क के तौर पे हम मानेंगे आगे की जो पीस नेगोशिएशंस में भारत का एक महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल जैसा आपने भी कहा और हम हर दिन देख रहे हैं कि ये युद्ध और बड़ा हुआ है। अभी परसों ही यूक्रेन के एक बड़े शहर पे फिर रूस की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। तो ये जो शांति प्रक्रिया वहाँ है, उसमें कई और स्टेक होल्डर्स हैं। उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा स्टेक है कि अमेरिका क्या चाह रहा है, और अमेरिका में इस समय चुनाव भी हैं शायरी, तो वो उसको लेके कुछ वहाँ पे बैकलैश भी हैं, प्रोटेस्ट भी हैं। दूसरा फ्रंट भी खुला हुआ है जहाँ इजराइल और गाज़ा का युद्ध है। तो यहाँ पे आप थोड़ा, अगर हम इससे हटे तो क्या देखती हैं आप ये फ्यूचर, ये पीस मेकिंग के लिए? जहाँ तक मीडिएशन या नेगोशिएशन की बात है, मैं कहूँगी कि काफ़ी देशों ने अलग अलग मोड पे इस जंग के पीस मेकिंग की कोशिश की है। इज़राइल, टर्की, चाइना भी इन्वॉल्व्ड है। स्विट्ज़रलैंड में पीस प्रोसेस हुआ था। तो लेकिन भारत भी ज़रूर चाहता है कि दोनों पार्टीज़ को नेगोशिएटिंग टेबल पर लाया जाए, क्योंकि ये एक
लंबी प्रोट्रैक्टेड वॉर बन चुकी है। ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं, काफ़ी डैमेज हुआ है, जाने गई है। और ये भी है कि जो जंग का नतीजा है वो मैदान में तय होना मुश्किल है, वो नेगोशिएशन के थ्रू प्रॉबेबली तय होगा। लेकिन जैसे एम्बेसडर ने भी बोला, नेगोशिएशन पॉसिबल नहीं है अगर दोनों पार्टीज़ चाहे नहीं, मीडिएशन या नेगोशिएशन। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ ही हफ्ते पहले जो यूक्रेन का ऑफेंसिव था रशिया के कुर्स्क टेरिटरी में, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो अभी हम कॉन्फ्लिक्ट की इंटेंसिफिकेशन देख रहे हैं। दोनों पार्टीज़ जो है एग्जॉशन के मोड पर आए नहीं है अभी तक, और अगर आए भी तो बड़े बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व है इस कॉन्फ्लिक्ट में। यूनाइटेड स्टेट्स है, यूरोपियन यूनियन है, EU के मेंबर स्टेट्स है, नेटो इन्वॉल्व है। तो मुझे नहीं पता अगर इंडिया के पास इतनी लेवरेज है भी फर्स्ट प्लेस में। और जैसे एम्बेसडर ने बोला, आपने भी कहा यूएस के चुनाव आ रहे हैं, तो नवंबर में चुनाव का जो नतीजा होगा वो भी इस जंग की दिशा तय करेगा। मैं कहूँगी जहाँ भारत एक रोल प्ले कर सकता है वो अभी के टाइम में वो इस जंग के साइडलाइंस पर है, मार्जिन्स पर है, जो इंडिया ऑलरेडी प्ले कर रहा है। बार बार डिप्लोमेसी और डायलॉग की बातें करके, अमन का पैगाम लाके, तो ये इंडिया ये रोल ज़रूर प्ले कर सकता है। बाद में फ्यूचर में जैसे एम्बेसडर ने कहा, अपॉर्चुनिटीज़ होंगे ज़्यादा कॉन्क्रीट मीडिएशन करने के। बड़े स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पे। आपने नेटो की बात की है, यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है। वैसे में भारत की अपनी लिमिटेड क्षमता है जिसमें कि वो एक पीस मेकर का रोल प्ले कर सकता है। लेकिन यूक्रेन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए तो पूरी दुनिया की निगाह उसी पे थी कि क्या होना है वहाँ पे। और ऑफ कोर्स यहाँ के टीवी चैनल्स और इसमें एक बड़ी पॉपुलिस्ट हेडलाइंस भी थी कि क्या हम जंग ख़त्म ही करवा देंगे। हमें पता था कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छी पहल थी जो हुई। पर वहाँ से फिर वो पोलैंड भी में जब थे तो पोलैंड और भारत के बारे में बहुत लोगों को बहुत दिलचस्पी नहीं थी, ना जानकारी थी। लेकिन स्ट्रेटिजिकली आप देखें अगर एम्बेसडर बिसारिया, तो कितना महत्वपूर्ण है पोलैंड के साथ रिश्ता। आप वहाँ राजदूत रह चुके हैं, तो पोलैंड और भारत का जो रिश्ता है वो क्या है और पोलैंड क्यों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है? देखिए, पोलैंड एक मध्य यूरोप में एक काफ़ी महत्वपूर्ण देश है। वो यूरोपियन यूनियन का 5वां सबसे बड़ा देश है। हम पहले हमारी जो कूटनीति रही है वो UK, जर्मनी, फ्रांस, रूस पर फोकस रहती है। मगर मध्य यूरोप एक नवीन यूरोप, एक न्यू यूरोप का फ्रंटियर है। नेटो का भी फ्रंटियर है और नए यूरोप का भी फ्रंटियर है। तो उसको लेके, उसके चलते पोलैंड एक महत्वपूर्ण राज्य है। मगर दूसरी बात ये थी कि कई वर्षों से वहाँ विज़िट नहीं हुई थी। जो पहले 3 प्रधानमंत्री गए भारत के, आखिरी गए थे 1979 में मोरारजी देसाई, तब पोलैंड एक USSR का सैटेलाइट स्टेट था। तो उसके बाद जो नया पोलैंड उभर के आया, वहाँ पे इस स्तर पर प्रधानमंत्री स्तर पर बातचीत नहीं हुई। तो अपने में ही एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डिक्लेयर की गई और एक कल्चरल कनेक्शन भी है। वहाँ के यहाँ पे महाराजा नवानगर ने शरण दी थी दूसरे विश्व युद्ध के समय कई पोलिश शरणार्थियों को। तो कई कनेक्शंस हैं और उनको लेके हम आगे बढ़े। मगर ये एक स्प्रिंग बोर्ड भी था, क्योंकि यूक्रेन जाने का और कोई तरीका नहीं। आपको पोलैंड से 10 घंटे की एक ट्रेन जर्नी करनी पड़ती है। उसे वो रेल फोर्स 1 कहते हैं, मगर और कोई उपाय नहीं वहाँ जाने का। तो दोनों उद्देश्य थे। एक पोलैंड के साथ भी हमने अपने रिश्ते बढ़ाए हैं और फिर यूक्रेन जाने के लिए भी। जहाँ तक यूरोप की बात है, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें यूरोप की जो अब जगह बन रही है, तो जैसे आपने कहा कि ये मध्य यूरोप का बहुत इंपॉर्टेंट एक देश है पोलैंड। तो यूक्रेन और रूस के जंग के बाद की अगर हम यूरोप की बात करें तो उसके सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में भी कितनी अहमियत है पोलैंड की, और इसलिए पोलैंड से इंगेज करना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें क्या रोल हो सकता है पोलैंड का? पोलैंड का इस युद्ध में काफ़ी भारी रोल है, क्योंकि वो नेटो का फ्रंटियर है। वहाँ से ये जो डिफेंस सप्लाई चेन्स हैं, वेपन्स, इक्विपमेंट सब पोलैंड से होके जाती हैं। पोलैंड ने शरण दी हुई है 1.5 मिलियन यूक्रेनियन रेफ्यूजीज़ को। तो एक गहरा रिश्ता है इन दोनों देशों में। मगर भारत के लिए ये 2 अलग अलग मुद्दे हैं। यूक्रेन के साथ
बातचीत इस युद्ध के चलते एक शांति कूटनीति नीति का भाग है मेरे ख्याल से। और पोलैंड के साथ दोनों ही उद्देश्य हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। पहला जो उन रिश्तों को आगे बढ़ाएं, बहुत दिनों से, बहुत सालों से प्रधानमंत्री की कोई विज़िट नहीं हुई। और दूसरा कि इस युद्ध में पोलैंड से बातचीत हो और वो भी हमारी सहायता करें अगर जब ये स्टेज आती है जब दोनों पक्ष आपस में बातचीत करने को तैयार है। शायरी, ये यूरोप के साथ जो हमारा एंगेजमेंट है उसमें वेस्ट के साथ जो एंगेजमेंट है, यूरोप का रोल इस समय आप क्या देखती हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी में? और यूरोप में ख़ुद बहुत सारे चैलेंजेस हैं इस समय। यूरोप में जिस तरह का इकोनॉमिक समस्याओं के अलावा जो उसकी चाइना की प्रॉब्लम है और तमाम तरह की युद्ध देखें आप वहाँ पर, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। इन सब को देखते हुए भारत का जो एंगेजमेंट है वेस्ट के साथ, उसमें यूरोप की सेंट्रलिटी अभी कितनी है? ज़रूर यूरोप में अभी काफ़ी चैलेंजेस हो रहे हैं। एक तरफ आर्थिक स्थिति जो है यूरोप की कमज़ोर हो गई है। फार राइट का प्रभाव है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, एंड ऑफ कोर्स जंग का माहौल तो है ही। लेकिन मैं कहूँगी यूरोप अभी भी एक इकोनॉमिक जायंट है। दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल मार्केट यूरोपियन यूनियन है। भारत जो है दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इसलिए पहले तो FTA को देख ले, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नेगोशिएशंस जो अभी 2 साल पहले रीलॉन्च हुई थी। तो इकोनॉमिकली इंडिया को ये FTA कंक्लूड करना यूरोप के साथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये इंडियन इकोनॉमी को भी बढ़ावा देगा। और हमने देखा था कि अभी रिसेंटली इंडिया ने एफ्टा का ब्लॉक के साथ कंक्लूड किया है। UK के साथ भी इकोनॉमिक टॉक्स, FTA के टॉक्स चल रहे हैं। और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अब जो टॉक्स चल रही है, उनका सिर्फ इकोनॉमिक एंगल ही नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल एंगल भी बन चुका है, क्योंकि दोनों भारत और यूरोपियन कंट्रीज़ चाइना से अपनी डिपेंडेंसी लोअर करना चाहते हैं। तो अपने इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स दोनों इंडिया और यूरोप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, इसलिए एक दूसरे को अभी देख रहे हैं। तो दोनों यूरोप और इंडिया का जो अप्रोच है चाइना को मैनेज करना, वो पार्टनरशिप्स के थ्रू है। इसलिए इंडिया और EU की पार्टनरशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम सिक्योरिटी के मामले को देखें तो ऑफ कोर्स फ्रांस इंडिया का ट्रेडिशनल डिफेंस पार्टनर रह चुका है, लेकिन अब इंडिया डिफेंस की बातें, सिक्योरिटी की बातें दूसरे देशों के साथ भी कर रहा है। जर्मनी के साथ अभी डिफेंस कोऑपरेशन की बातें हो रही है। जर्मनी अपने जो आर्म्स एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ है वो लिबरलाइज करना चाहता है। इटली के साथ भी डिफेंस की बातें हो रही है। पोलैंड के साथ भी अब डिफेंस कोऑपरेशन की बातें हो रही है। एंड पोलिश कंपनीज़ है जैसे WB ग्रुप, वो ऑलरेडी एक्टिव है इंडिया में। और यूरोप खुद अब एक स्ट्रेटेजिक एक्टर बन रहा है या बनने की कोशिश कर रहा है इस जंग के दौरान। पहले वो सिर्फ एक इकोनॉमिक एक्टर था EU, अब जियोपॉलिटिकल क्वेश्चंस जो है, सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस है, उस पे यूरोप काफ़ी फोकस कर रहा है। और इस वजह से यूरोप का जो इंडो पैसिफिक रीजन में फोकस है वो बढ़ चुका है। 2019 में EU ने इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी लॉन्च की थी, जिसमें इंडिया का नाम मेंशन किया गया। काफ़ी यूरोपियन देश भी है जिन्होंने इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजीज लॉन्च की है, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड्स, और इंडिया अगेन मेंशन्ड है उन सारे डॉक्यूमेंट्स में। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो IMEC जो इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया के G20 समिट में लॉन्च किया गया। टेक कोऑपरेशन जो है उसमें भी यूरोप और इंडिया कोऑपरेट कर रहे हैं। अभी जब ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैमी आए थे इंडिया, तभी टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी इनिशिएटिव लॉन्च किया था, और उसमें काफ़ी मुद्दे मेंशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स वगैरह। तो टेक कोऑपरेशन के लिए यूरोप बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए। और फाइनली मैं कहूँगी कि यूरोपियन यूनियन जो है 27 कंट्रीज़ का यूनियन है, और इंडिया अब, जैसे एम्बेसडर ने भी बोला, अब हम जो ट्रेडिशनल कैपिटल्स है, पेरिस, बर्लिन, लंदन, हम उनके बियॉन्ड जाके बाकी यूरोपियन रीजन्स के साथ भी इंगेज कर रहे हैं। एक तो हम ब्रसल्स के साथ इंगेज कर रहे हैं EU लेवल पे, नॉर्डिक सब रीजन के साथ इंगेज कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग रीजन्स की अलग अलग खूबियाँ है, कैपेबिलिटीज़ है जो इंडिया हार्नेस कर सकता है।
नॉर्डिक्स रीजन में क्लाइमेट चेंज फॉर एग्जांपल एक बड़ा एरिया ऑफ कोऑपरेशन है, ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप जो है, अभी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन रीजन को भी हम एंगेज कर रहे हैं। और ये जो यूएस चाइना की जो स्ट्रेटेजिक राइवलरी है, ग्रेट पावर कंपटीशन है, उसमें भी मिडिल पास जो यूरोप और इंडिया मिडिल पास माने जाते हैं, तो मिडिल पास जो है एक तरफ जुड़ गए हैं ताकि वो ये ग्रेट पावर कंपटीशन को मैनेज कर पाए एक बेटर तरीके से। तो यूरोप अभी भी बहुत ही इनफैक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के वर्ल्ड व्यू में अब। एम्बेसडर बिसारिया, आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? नहीं, मैं सहमत हूँ इन बातों से जो शायरी ने कहा। और ये एक आपने बात छेड़ी थी जो युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है ज़मीनी तौर पे। तो एक तरफ से यूक्रेन कुर्स्क के अंदर गया, मतलब रूसी टेरिटरी में गया, और दूसरी तरफ रशियन ट्रूप्स डोनेट्स्क रीजन में और आगे बढ़ रहे हैं। तो इतिहास में देखा गया है कि जब युद्ध होती है तो दोनों पक्ष प्रयास करते हैं कि हमारी नेगोशिएटिंग पोजीशन स्ट्रांग हो जब हम मेज़ पर बैठें बातचीत के लिए। तो दोनों के पास जब टेरिटरी होगी तो एक टेरिटोरियल एक्सचेंज का मौका मिलेगा। और तो इस लिहाज से जो युद्ध जिस तरफ बढ़ रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि इंटेंसिफाई हो। जब युद्ध होता है तो कुछ भी हो सकता है, मगर हो सकता है कि दोनों पक्ष प्रयास कर रहे हैं कि नेगोशिएटिंग पोजीशन जब टेबल पर आए तो हम दोनों एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट करें। और यूरोप पे मैं सहमत हूँ कि यूरोप भारत का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और उसके हर भाग से भारत चाहता है कि एक यूरोप इन टोटलिटी उससे हमारे रिश्ते बढ़ें, मगर अलग अलग कंपोनेंट देशों के साथ और सब रीजन्स के साथ भी हम रिश्ते आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी। तो आखिर में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हमने बात की भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें यूरोप का क्या महत्व है, दूसरे की हमने अभी देखा है कि लुक ईस्ट जो थी वो एक्ट ईस्ट कैसे बनी है और कितना फोकस है हमारा इस देशों में। लेकिन जो हमारे पुराने पड़ोसी हैं और जो एक लगातार समस्या बने रहे, पाकिस्तान की बात मैं कर रही हूँ, उस पर भी टच करना चाहूँगी, क्योंकि हाल ही में विदेश मंत्री ने कहा कि जो एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग था पाकिस्तान के साथ वो ख़त्म हो गया है। भारत अपनी पाकिस्तान पॉलिसी या पाकिस्तान सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी से कैसे हटा है और वहाँ क्या बदलाव आप देखते हैं? हाँ, तो दो मुद्दे हैं यहाँ पे। एक तो जब भारत यूरोप में जाता है या एक्ट ईस्ट में प्रधानमंत्री जाते हैं, तो भारत ये भी संदेश दे रहा है कि दक्षिण एशिया की जो समस्याएं हैं उनमें उलझे रहने के बदले हम चाहते हैं कि जो हमारे वैश्विक इंटरेस्ट हैं और व्यापक इंटरेस्ट हैं उनकी भी रक्षा करें और बाहर जाएं। दूसरा, पाकिस्तान का जो विदेश मंत्री ने कहा वो 3 मुद्दे कहे, और मेरे ख्याल से मीडिया में 2 पर एम्फेसिस है, तीसरा भूल गए। तो पहली बात उन्होंने ये कही कि ईरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग इज़ ओवर। दूसरी बात कही कि आर्टिकल 370 इज़ अ डन डील। और तीसरी बात कही कि भारत पैसिव नहीं रहेगा। भारत अगर पहल पाकिस्तान से हुई तो पॉजिटिव भी हो सकता है, और अगर कुछ नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव भी हो सकता है। पहले दो मुद्दे हैं वो हम सब जानते हैं, क्योंकि ये ईरा ऑफ डायलॉग बीइंग ओवर ये नई बात नहीं है। ये तो सन 2000 से हमारी बातचीत होती है, और कुछ अगर दहशतगर्दी होती है, टेररिज्म होता है तो वो बंद हो जाती है। तो अनइंटरप्टेड डायलॉग तो हुआ नहीं। 5 वर्ष पहले जब आर्टिकल 370 पे अगस्त 2019 ने भारत ने मूव करी, तो ये भी एक संदेश गया कि आर्टिकल 370 से अब जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रेटेड है। हमारी विदेश नीति पाकिस्तान से संबंधित वो अलग है, और हमारी अंदरूनी मामला जो जम्मू एंड कश्मीर का वो अलग है, और इन दोनों को हम अब जोड़ेंगे नहीं। तो और कश्मीर अब चुनाव की ओर बढ़ रहा है। मगर जो तीसरी बात कही वो सबसे अहम है मेरे विचार में, कि अगर आप ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या दहशतगर्दी बढ़ती रहे तो हम उसका जवाब दे सकते हैं। एक बालाकोट की तरह एक्शन हो सकता है।
मगर अगर आप कम करें, दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और इसको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करें, तो भारत भी आगे बढ़कर एक कोई नई दिशा में इस रिलेशनशिप को ले जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये एक सिग्नल भारत की ओर से गया है कि अगर ये चीज़ें बंद हो और एक पॉजिटिव इंटरैक्शन की बात हो तो भारत उस दिशा में आगे बढ़ सकता है। और इस पूरी बातचीत में ये बहुत साफ है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका फोकस भी कैसे बदला। यूरोप के साथ एंगेजमेंट, चाइना और यूएस जो ग्रेट पावर राइवलरी है उसको मैनेज करने के लिए यूरोप के साथ एंगेजमेंट, और जहाँ यूक्रेन और पोलैंड के भी दौरे हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। बियॉन्ड दी ऑप्टिक्स कि अभी तुरंत कुछ हासिल हो जाए ये नहीं, लेकिन भारत के अपने संबंध इन देशों के साथ मजबूत रखना आगे भारत के तमाम फील्ड में जो एंगेजमेंट है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चर्चा में, गोलमेज के इस एपिसोड में। एम्बेसडर बिसारिया और शायरी, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।